नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। गलवान में अपने सैनिकों की मौत का सच आखिरकार चीन ने कबूल किया है। चीनी सेना ने माना है कि उसके 5 सैनिक मारे गए, जिनमें उनका रेजिमेंटल कमांडर की फाबाओ शामिल है। वैसे तो चीन ने अब भी पूरा सच कबूल नहीं किया, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज भी ये कह रही हैं कि गलवान में चीनी सैनिकों की मौत का आंकड़ा 40 के आसपास है। यह कबूलनामा ऐसे वक्त में है जब चीन पैंगोंग से पीछे हटा है और देप्सोंग समेत अन्य तनाव वाले इलाकों पर बातचीत करने के लिए कल टेबल पर दोनों देशों के अधिकारी मौजूद होंगे। लेकिन दंगल में हमारा सवाल चीन की हरकतों पर कम और देश की सियासत पर ज्यादा है। क्या अब चीन की अकड़ ढीली पड़ने के बाद विपक्ष का शक दूर होगा? क्या गलवान झड़प को लेकर सियासत अब बंद होगी? दंगल की आज की बहस हम शुरू करें, उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गलवान की हार चीन को स्वीकार। लद्दाख के पेंगोंग में चीनी सैनिकों के पीछे हटने के साथ ही चीन का वो कबूलनामा भी आ गया, जिस पर 8 महीने से चीन चुप्पी साध कर बैठा था। 15 जून 2020 को गलवान की झड़प में भारत के 20 जांबाजों ने बलिदान दिया था। अब चीन ने पहली बार माना है कि गलवान घटना में उसके अपने एक अफसर समेत 4 जवानों की मौत हुई थी। चीनी सेना ने जिन 5 सैनिकों की मौत की बात स्वीकारी है, उसमें चीनी सेना का रेजिमेंटल कमांडर की फाबाओ भी है। इसके अलावा चेन होंगुन, चेन शियोंगरोंग, जियो चुवान और वांग जुआरोन की मौत गलवान में हुई थी। चीनी सेना जितना चाहे झूठ बोले, सत्य किसी से छुपा नहीं है। जून 2020 में गलवान की खूनी भिड़ंत के दौरान चीनी हमले का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने उसी की भाषा में उसे मुंहतोड़ जवाब दिया था, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, जबकि चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। चीन ने गलवान का सच बताया, लेकिन ये अधूरा है, या यूं कहें कि एक तरह से झूठा है, क्योंकि रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक गलवान की हिंसक झड़प में कम से कम 45 चीनी सैनिक मारे गए थे। इससे पहले अमेरिका की न्यूज वेबसाइट यूएस न्यूज ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हवाले से बताया है कि गलवान की हिंसक झड़प में चीन के 35 जवान मारे गए थे। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हुई हिंसा के लगभग 8 महीनों बाद चीन ने यह तो माना कि गलवान घाटी में उसके सैनिक मारे गए, लेकिन चीन अभी भी पूरा सच नहीं बोल रहा है। चीन ने यह माना कि एक कमांडर समेत उसके 5 सिपाही गलवान घाटी में मारे गए, जबकि सच्चाई रूसी एजेंसी तास के मुताबिक यह है कि चीन के 45 सिपाही गलवान घाटी में मारे गए थे। भारत के भी 20 योद्धाओं ने गलवान घाटी में चीन को पीछे खदेड़ने में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल रिटायर्ड वीके सिंह ने अनुमान लगाया था कि चीन के कम से कम 40 सैनिकों की मौत हुई थी। वो आपको कभी नहीं बताएगा कि उनके कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे, लेकिन जिस तरीके से लोग बाग पानी में गिरे थे या पत्थर से गिरे थे या हमारे लोगों ने जिनकी गर्दनें तोड़ी थी, उसका अगर आकलन किया जाए तो जो एक शुरू के अंदर एक जो संख्या आई थी 40 से ज्यादा की, वो संख्या सही है। हाल ही में आज तक से बातचीत में भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांडर वाईके जोशी ने कहा था कि झड़प के बाद चीन अपने कम से कम 60 सैनिकों को स्ट्रेचर पर उठाकर ले गया था। बहरहाल, जब चीन ने 5 सैनिकों की मौत का सच स्वीकारा है, तो सवाल है कि क्या विपक्ष का संदेह दूर होगा, जबकि भारत सरकार का दावा है कि चीन के सामने भारत मजबूत बना रहा। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। सभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से पूरी तरह और अच्छी तरह अवगत है।
बहरहाल अब चीन जब डिसएंगेजमेंट कर रहा है तो भारत चीन के कमांडर 10वें राउंड की बातचीत के लिए शनिवार को मोल्डो में बैठेंगे। लद्दाख से गौरव सावंत के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ अनुराग भदौरिया हैं, वो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज संजय कुलकर्णी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का स्वागत है। गौरव भाटिया, खुश तो बहुत होंगे आज आप कि चीन ने कबूलनामा दे दिया 5 सैनिकों के कम से कम मारे जाने का। हालांकि दुनिया भर की एजेंसीज अब भी ये कह रही हैं कि 5 नहीं 40 मारे थे, लेकिन कम से कम 5 पर चीन को हामी भरनी पड़ी। रोहित जी, बिल्कुल सही आपने कहा। खुश तो आज मैं बहुत हूं और 130 करोड़ नागरिक भी खुश हैं। और आपके चेहरे पे भी एक मुस्कान है जो दिखाती है कि हमारी देश की शूरवीर सेना किसी को भी सबक सिखा सकती है। और ये वो शूरवीर सेना है जो ड्रैगन का गर्दन अपने मुंह में रख लेती है और बताती है कि उसकी हैसियत क्या है। आज एक बहुत बड़ा दिन हर भारतीय के लिए है, क्योंकि हमारी सेना का शौर्य हमें याद करना चाहिए उन 20 जाबाज सिपाहियों को जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान देके अपनी जान दे दी इस वतन की मिट्टी के लिए। कर्नल संतोष बाबू को हमें यह भी मानना चाहिए कि हमारा नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में कितना मजबूत है। उन्होंने खुली छूट दे रखी है और हमें मीडिया का भी बहुत बड़ा एक रोल है, धन्यवाद देना चाहिए। मुझे याद है किस तरह से तमाम चर्चाओं में आज तक ने दिखाया कि हमारी सेना कैसे डट के खड़ी हुई है, एक कदम पीछे नहीं किया। लेकिन एक सवाल आज मेरे मन में आता है, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को कहा था सरेंडर मोदी, आज वो कहां हैं? क्या मातम मन रहा है कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में? क्या उनकी आंखें नम हैं कि चीन के सिपाही मारे गए? उनके प्रवक्ता आज क्यों नहीं आए हैं? कहां है वो गद्दार पार्टी कांग्रेस के गद्दार प्रवक्ता? आप मुझे ये जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत कुछ सुना है हमने तमाम डिबेट में उनसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये हैं वो हैं, सेना ने अपनी भूमि छोड़ दी, चीन ने कब्जा ली। आज कहां है वो गद्दार पार्टी के प्रवक्ता? हम कार्यक्रम के लिए फिर सभी आगे बात पार्टियों को न्योता दे देते हैं। अपना प्रवक्ता भेजना ना भेजना ये पार्टियों का प्रेरोगेटिव होता है। ठीक है, अनुराग तो भदौरिया हमारे साथ हैं, कर लूं। वो विपक्ष के नेता हैं। आपने पूरे विपक्ष की आवाज यहां पर अब भी है। मैं समझ गया, लेकिन मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा। पूरा भारत आज देख ले कि वो पार्टी जिसने एमओयू किया है चीन से, और आज मुझे यकीन हो गया कि एमओयू में लिखा है कि जितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो साझा करेंगे। ये सपोले हैं हमारे देश के। जब हमारा देश खुश होता है, जब गर्व महसूस होता है तो ये नहीं आते, लेकिन जब हम लोग युद्ध की स्थिति में होते हैं या एक देश जो हमारे विरोधी हैं उनको सबक सिखा रहे होते हैं तो ये आके प्रश्न उठाते हैं। ये इनका असली चरित्र उजागर करता है। अब मैं एक और बात कहूंगा, जैसा आपने कहा रोहित जी, 5 सैनिक मारे गए ये तो आज माना है, लेकिन चीन जिस तरह का देश है वहां लोकतंत्र तो है नहीं। तो अगर 5 खुद कह रहा है तो 50 से 100 जरूर मरे होंगे, जो खबरें भी हमने देखी थी, कुछ चैनल्स ने चलाई थी। और वाकई आज हमने दिखा दिया है कि चीन गुंडागर्दी किसी और देश से तो कर सकता है, लेकिन ये जो भारत की ताकत है इसके सामने चीन खड़ा नहीं हो सकता है। बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। गौरव भाटिया, खबरों को लेकर तो अपने देश के ही कई सारे कलाकारों ने सवाल उठा दिए जो कथित तौर पे फैक्ट चेकिंग कर रहे थे कि साहब हम पढ़ के आए हैं, वहां कब्र पे चाइनीज में लिखा है, ये तो इस तारीख को नहीं उतनी तारीख को मरा था। लेकिन अब मेरा सवाल अनुराग भदौरिया आपसे है। इत्तेफाक से आज आप दोनों ही हरे कुर्तों में, और इत्तेफाक से आप दोनों ही एक समय साथ में रहे हैं, और इत्तेफाक से एक समय ऐसा भी आया कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं होते थे। आज सामने आमने बैठे हैं। लेकिन भदौरिया जी, आप भी खुश हैं कि नहीं? आज कम से कम चीन ने 5 सैनिक कम से कम स्वीकार किया कि मर गए। हालांकि दुनिया कह रही है कि 40 से ज्यादा मारे गए इनके। देखिए, हम तो कहते हैं 100 से ज्यादा मारे गए हैं, क्योंकि हमें अपनी देश की सेना पे गर्व है, हमें अपनी फौज पे गर्व है। और हमारी फौज जब तक है वहां सीमा पे, कोई भी
विदेशी ताकत हमारे देश में प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन मुझे गर्व इस सरकार पे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि वो झूठी पार्टी है। वो सदन में खड़ी होकर झूठ बोल रही थी कि हमारे बॉर्डर पे कोई आया नहीं है, ना चाइना ना हमारे देश के अंदर कोई घुसा है। अगर कोई घुसा नहीं है तो आज वापस कैसे गया, इसका जवाब इनके पास होता नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मैं तो सीधी बात पूछता हूं, हमें सिर्फ इतना बीजेपी के प्रवक्ता बता दें, क्या पेट्रोलिंग फिंगर 3 से फिंगर 8 के बीच में हो रही है, नहीं हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, देश को बता दें। पहले हमारी फिंगर 3 से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग होती थी, आज हमारी पेट्रोलिंग नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है, ये हमारे क्लियर कर दें। दूसरा, मैं ये भी बता दें लगे हाथ कि आखिर हमारे देश के साथ झूठ क्यों बोला इन्होंने। हमने फिर बोला फौज पे हमें गर्व है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोरी, अपनी नाकामी छुपाने के लिए अपने फौज के पीछे घुस के अपनी नाकामी छुपाना चाहती है। आप तो चाइना को बुला के यहां गलबैयां कर रहे थे, झूले झुला रहे थे, खाना खिला रहे थे। क्यों आपने दुश्मन देश को हमारे यहां बुलाया? क्यों उसको हमारे हिंदुस्तान में बुला के गलबैयां की और उससे आपने बहुत सारे ट्रेड साइन किए? क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। क्या आवश्यकता थी? जब आदरणीय नेताजी हमेशा से कहते आए, उन्होंने पार्लियामेंट पे कई बार बोला सदन में कि चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है, फिर आखिर आप क्यों उनको यहां बुलाते रहे? और उसने मुझे धोखा दिया, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी? नहीं लेने को तैयार होती है। भाई आपने 20 सैनिक हमारे शहीद हो गए आपकी गलती की वजह से, और आपकी गलती की वजह से आप झूठ बोलते रहे देश को कि नहीं चाइना हमारे बॉर्डर पे नहीं आया, चाइना हमारे बॉर्डर पे नहीं आया। आज जब पीछे जा रहा है तो आप कह रहे हो पीछे जा रहा है हमारी फौज की वजह से, आपकी वजह से नहीं। आप तो झूठ बोल रहे थे, तभी आप बोल देते कि नहीं चाइना आया है, लेकिन हमारी फौज ने उनको खदेड़ दिया है। फिर मैं दोनों रक्षा विशेषज्ञों से पूछूंगा कि ये फिंगर 3 से फिंगर 8 के बीच में रोज रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पेट्रोलिंग होती है क्या, या इसका कोई मौसम होता है, कोई समय होता है? और क्या वो समय और मौसम अब भारत के हाथ से निकल चुका है? ये अपने दोनों रक्षा विशेषज्ञों से पूछेंगे। उसके पहले गौरव भाटिया जवाब दे लीजिए। गौरव, फटाफट जवाब। बिल्कुल। देखिए, अर्ज किया है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, आज बड़ा गम में है, आंसू बह रहे हैं। पीठ पर चुभा कुछ, खंजर का वार ही निकला, जख्म जो खुला तो गद्दार ही निकला। यही इनकी हालत है। ये वो पार्टी है। जवाब दे दो, शेर और शायरी का हम 2-4 सुना दें। ये वो भदौरिया जी सुना है ना आपने? हाँ प्लीज, मैं पूछ रहा हूँ फिंगर 3 से फिंगर 8 पेट्रोलिंग हो रही कि नहीं हो रही है? बस इतना जवाब, मुझे अपना जवाब चाहिए। आपने सुना, आपकी बात को उन्होंने सुना ना चुपचाप। अच्छा, फिर आपका पुराना अनुभव एक दूसरे का याद रखते हुए भी आप लोग मान नहीं रहे। एक दूसरे की बात सुन लीजिए ना, एक एक करके बोल लीजिए। किसने रोका आपको? आप बोल रहे थे, वो नहीं बोले बीच में, मैं भी नहीं बोला। तो भदौरिया जब वो बोल रहे तो आप सुन लीजिए। लेकिन सर जवाब तो देते। अरे भाई रुक तो जाइए, उनको बोलने तो दीजिए। उनका जवाब खत्म हो गया क्या? टिप्पणी करके बोलिए गौरव। मैं एक टिप्पणी करके और एक प्रश्न पूछ लूंगा। सबसे पहले तो इनको वीर सेना पे भी शक होता है। ये सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक में कहते हैं पेड़ गिरे हैं। और ये वो पार्टी है, इनको मैं बता दूं कि कह रहे थे कारगिल की चोटी फतेह करने वाले मुसलमान थे, अल्लाह अकबर के नारे लगे थे, वो आजम खान जेल की सलाखों में बोफोर्स की फाइल दबा दी थी। लेकिन एक बात बोलूं, धर्म के अलावा कोई बात नहीं हो हूं सकती कि अगर वीर सेना का शौर्य, पाकिस्तान जरूर आएगा और मान्यता जरूर आएगी। अरे हिंदुस्तान की बात करो, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप बात का है। इनका मानसिक दिवालियापन निकल गया है। प्लीज एक एक करके बोलिए, समय जा रहा है। बाकी 2 एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनका काम नहीं है पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करना। वो अपना काम धंधा छोड़ के आते हैं। समझिए इस बात को। केवल आप लोगों की ये झांझां देखने के लिए नहीं बैठे हैं वो लोग। उनको समझिए, कम से कम उनका समय जा रहा है। जो दर्शक अपना सारा काम धंधा छोड़ के बैठता है, वो इसलिए नहीं बैठता कि आप लोग झांझां करें यहां बैठ के। एक एक करके बोल लीजिए, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अच्छा लगेगा आवाज बंद कर दी जाए किसी की? प्लीज 40-40 सेकंड बोलिए, अपनी अपनी बात रखिए, लोगों को समझ में आए कि आपका स्टैंड क्या है। गौरव, बात खत्म कीजिए फटाफट अपनी। धन्यवाद रोहित जी। बस एक बात कहूंगा, इस देश ने देखा है कि जब भी हमारी वीर सेना ने करारा जवाब दिया है, ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से नहीं दिया है, बल्कि पूरा पर्वत दे मारा है। अभी भी ये देखा हमने किस तरह से कैलाश रेंज पे हमारी वीर सेना ने कब्जा किया। लेकिन एक चीज और है, ये सेना को खुला हाथ देना, निर्णय लेने की क्षमता, ये किसमें है? ये नेतृत्व में होती है। नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सेना को मजबूत किया है और इसीलिए थोड़ा सा श्रेय
नरेंद्र मोदी जी और सरकार को भी जाना चाहिए। ये सही नहीं है कि विपक्ष कहे कुछ गड़बड़ हो तो ये सरकार की वजह से है। और जब हमने चीन से सुन लिया कि उनके सैनिक मारे गए तो कहे सरकार से कोई मतलब नहीं। ये उचित अप्रोच नहीं। अनुराग भदौरिया, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा तू जल्दी जवाब दीजिए, फिर कुलकर्णी साहब और विशंबर साहब के पास जाना मुझे। वही मैं पूछ रहा हूं। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ज्ञान होना चाहिए कि कैलाश रेंज हमारे पास था और हमारे सैनिकों के पास था, उसमें कोई चीन का कब्जा नहीं था। जो सैनिकों ने कब्जा कर लिया वो हिंदुस्तान का है। पहले पढ़ के आइए कि कैलाश रेंज है कहां पे, नॉर्थ में है कि साउथ में है, और उस पर कब्जा किसका था। आपको नहीं पता तो क्या? अच्छा, किसमें, नॉर्थ में है साउथ में है? नहीं, गलवान घाटी के साउथ में, रेंज में है, साउथ में, नॉर्थ में? पहले बता दो साउथ में है या नॉर्थ में है। आपको ये भी नहीं पता सिर्फ आए बाय साहब बोलने से काम नहीं चलता है। कुछ नहीं अभी ये भी नहीं पता गलवान घाटी की एरिया कितनी, जरा बता दीजिए एरिया, बता दीजिए गलवान घाटी की एरिया कितनी। मैं पूछ रहा हूँ एरिया कितनी पूछ रहा हूँ। हिंदुस्तान के पास कब्जा कितना है गलवान घाटी का? कितने एरिया में कब्जा जरा बता दीजिए। कितने एरिया में कब्जा जरा बता दीजिए। गलवान घाटी का कितना एरिया हिंदुस्तान के पास है, कितना एरिया चाइना के पास है, बता दीजिए जरा। मैं जब पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं आए भाई साहब बोलने से काम नहीं चलेगा। गलवान घाटी का कितनी एरिया हिंदुस्तान के पास है, कितनी एरिया चाइना के पास है, और कैलाश रेंज नॉर्थ में है कि साउथ में? पढ़ लिख के आया करो। अगर पढ़ लिख के नहीं आते तो आप समझो हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हो। हिंदुस्तान की बात करते करते पाकिस्तान चले जाते हो। चाइना की बात हो रही है, बात पाकिस्तान चले जाओगे। कमाल है ये प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब मैं बता रहा हूँ, दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। उनके पास जवाब कुलकर्णी साहब, पूरा एरिया आपका देखा हुआ। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि गलवान का कितना किलोमीटर का एरिया, स्क्वायर किलोमीटर का चीन के पास कितना है, लेकिन जो सवाल ये उठा रहे थे कि साहब वहां पेट्रोलिंग हो रही है क्या? एक तो क्या इस देश की राजनीतिक पार्टियों को थोड़ी शिक्षा की जरूरत है? पेट्रोलिंग कितनी होती है, कितनी देर होती है, किस किस सीजन में होती है, किस किस समय होती है? या इनको लगता है कि हर रात सैनिक जाता है गाड़ी उठा के और पूरी रात वहां जागते रहो कह के चौकीदार की तरह चक्कर लगा के आता है? जरा बता तो दीजिए आज कि पेट्रोलिंग कब कब होती है, कितनी होती है, कैसे होती है, और आज नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, और होगी कि नहीं होगी आज? रोहित जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये पॉलिटिकल है। नेताजी भी हमारे रक्षा मंत्री थे और जब मैं रिटायर हुआ पारिकर साहब अपने हमारे रक्षा मंत्री थे। तो फौज जो है वो सरकार की है और देश के लिए है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जहाँ पे एक सवाल जो उठे हैं ये फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, 8, मैं पहले बताना चाहता हूँ कि हमारा जो परसेप्शन है वो LAC का वो फिंगर 8 है और चीन का जो परसेप्शन है वो फिंगर 4 है। हम लोग धन सिंह थापा कैंप में रहते हैं और अभी भी रह रहे हैं, वो तकरीबन फिंगर 3 तक है। तो जब हम पेट्रोलिंग करते हैं हम फिंगर 8 तक पैदल जाकर के पेट्रोलिंग करते हैं, और जब चीन पेट्रोलिंग करने के लिए आता है फिंगर 4 पर वो गाड़ियों में आता है क्योंकि उसने अपना रास्ता फिंगर 8 से लेकर के फिंगर 4 तक बना रखा है। तो ये जो है यहाँ पे जो अनबन हुई है मई 2020 से लेकर के, और अब जब डिसएंगेजमेंट की बात शुरू हुई है ये तय किया गया है कि चीन जो है वो अपना पूरा यानी कि ईस्ट ऑफ फिंगर 8 जाएगा और हम लोग जो है अपने जो कैंप है धन सिंह थापा कैंप पे रहेंगे। जब तक रिजॉल्व नहीं होता है इशू, कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी या पेट्रोलिंग फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में नहीं किया जाएगा। सब अपने अपने कैंप में रहेंगे। जहां तक पेट्रोलिंग का सवाल है ये क्योंकि तय किया गया है, डिसएंगेजमेंट का एक असूल है और उस असूलों पे पूरा डिसएंगेजमेंट हुआ है कि जो चीन है ईस्ट ऑफ फिंगर 8 और हम लोग जो है धन सिंह थापा कैंप में। ये कहना कि फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच में हमने एरिया जो है चीन को दे दिया है, सरासर गलत है। नंबर 1। नंबर 2, क्या चीन आया नहीं और चीन गया कैसे, ये जो सवाल लोगों के बीच में उठ रहा है ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब लग रहा है कि फिंगर 4 से उठ करके चीन फिंगर 8 क्यों जाए। जब हम लोग परसेप्शन की बात करते हैं, चीन का परसेप्शन है कि उसकी जो LAC है वो फिंगर 4 तक है, हमारा परसेप्शन था फिंगर 8 तक है, और इसलिए चीन जो है जितने भी अभी तक एग्रीमेंट्स हुए विश्वासघात किया, और उस विश्वासघात के ऊपर जब चीन जो है मई 2020 में अपना फिंगर 8 से या सिरजा 2-1 या जो भी कोनार्क 4 जहां पे उसका कैंप है वहां से उठ करके फिंगर 4 पे आकर के बैठ गया। अब जो फिंगर 4 पे आके बैठ गया, चीन आया ही नहीं, गया और गया कैसे, वो जो सवाल है, ये जो
एरिया है बिटवीन फिंगर 4 एंड फिंगर 8, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, इसके ऊपर परसेप्शन का बैटल है। अब जब चीन फिंगर 8 के ईस्ट में चला गया है, इस बात को मानता है चीन कि हिंदुस्तान का जो परसेप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। पहले डिसएंगेजमेंट जो बात गलवान की बात हो रही है, पहले डिसएंगेजमेंट जो गलवान पे हुआ, उसके जो हुआ हम लोगों ने सबने देखा किस तरीके से हमारे 20 वीर सैनिक और कर्नल बाबू मारे गए। ये जो घटना हुई क्योंकि डिसएंगेजमेंट को देखने के लिए गए और उसके बाद ये घटना जो हुई गलवान में वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए अब डिसएंगेजमेंट हुआ। अब ये डिसएंगेजमेंट को लेकर के जब वेरीफाई हुआ, अब सब ठीक चल रहा है, इसलिए कल दोनों कमांडर्स के बीच में बातचीत होगी। क्या कहा था रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में कि जब दोनों ये पहला डिसएंगेजमेंट फेज 1 नॉर्थ एंड साउथ पैंगांगत्सो का जब हो जाएगा, 48 घंटे में दोनों कमांडर्स बीट के बात करेंगे और बाकी जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, चाहे वो हॉट स्प्रिंग है, गोरगा है या अपना ये अपना देपसांग है, ये सब के सब धीरे धीरे करके होंगे। जहां तक देपसांग का सवाल है, ये प्री डेटेड है, इसका मई 2020 से कोई लेना नहीं है। जब हम बार बार कह रहे हैं अप्रैल 2020, वो बात अलग है और देपसांग अलग है। देपसांग भी रिजॉल्व होगा बातचीत के बाद। लेकिन मेरा सवाल यह है बिशंबर साहब कि भारतीय सेना चीन के सैनिक जवाबी कार्रवाई में मार के आएगी तो हमें चीन से सबूत का इंतजार करना पड़ेगा। अपनी सेना कहेगी तो हम यकीन नहीं मानेंगे, उस पर सवाल उठाते रहेंगे, वहां से झूठी झूठी खबरों की फोटो लाके दिखाते रहेंगे कि देखो इसकी खबर पे तो चाइनीज में लिखा है, हिंदुस्तानियों ने गलत पढ़ लिया कि ये तो साल 2000 में मारा गया था, 2020 में नहीं मारा गया। ये स्थिति आ गई है। रोहित देखिए, मैं 2-3 चीजें बहुत जल्दी से बोलूंगा। एक तो मैं वहां से शुरू करूंगा जहां से जनरल वीके सिंह ने बोला। अगर आप उम्मीद करते हो कि चाइना जो है वो आपको सच बोलेगा या चाइना कभी कुछ बताएगा या पाकिस्तान सच बोलेगा, तो ये आपका भ्रम है, ये भ्रम है। चाइना और पाकिस्तान आज से नहीं, जब से बने हैं दोनों झूठ बोलते हैं। उनका सारा का सारा मुद्दा झूठ पे और उनका कॉन्स्पिरेसी और सीक्रेसी पर सारा वो करता है। और जहां तक चाइना की बात है, देखिए चाइना ने 62 में भी झूठ बोला था, उसने बहुत सैनिक खोए थे, जितने हमसे ज्यादा लोग उनके हताहत हुए थे। तो चाइना झूठ बोलता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरी बात, एक शायद स्लिप ऑफ द टंग कहूंगा जनरल कुलकर्णी का, मेरे बड़े हैं, मैं उनको नहीं ठीक करा। भारतीय सेना किसी सरकार की नहीं, हम सरकार की सेना नहीं है, हम भारतवर्ष की सेना है साहब। और भारत जो है वो पार्टियों की सरकारें आती है और भारत को जैसे चलाती है ऐसे वो सेना को भी डायरेक्शन देती है। आज बीजेपी की सरकार है, देश की सरकार है, तो भारतीय सेना है वो उसका जैसे और उसका अच्छा बुरा जो सेना जो जैसे झेलती है, सरकारें झेल रही है। लेकिन भारतीय सेना भारत की सेना है और भारतीय सेना कुछ असूलों पे, कुछ मुद्दों पर टिकी हुई है साहब। हम कभी भी, मैंने उस दिन भी बोला था रोहित, देखिए ये प्रोसेस है। अभी इस प्रोसेस में एक वो कुछ पीछे गए हैं, फिंगर 4 से पीछे गए हैं, हम कहीं पीछे आए। ये प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है और इसका एंड स्टेट देखेंगे क्या है। मैं उस दिन भी कहा था, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर मैं सोचता हूं एंड स्टेट में वो अगर लूज करते हैं तो वो उनकी हानि है, किसी की नहीं। इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी का कसम उन्होंने लिया है ना, ये नॉर्दर्न आर्मी कमांड की जिम्मेवारी है। तो जो जमीन पर हालात हैं उनके लिए वो जिम्मेवार है और वो इसको करेंगे। लेकिन जहां तक बात है कैजुअलिटीज की, जिस दिन भारत और चाइना का उस दिन मुठभेड़ हुआ, जिस दिन हमारे बहादुर सैनिक भी सिपाही शहीद हुए, मैंने उस दिन भी कहा था कोई दुनिया की सेना ऐसी नहीं है जो भारत की सेना से मुठभेड़ करेगी और बगैर ताज जाएगी। हमारे सैनिक अगर 2 हाथ हुए थे और हमने 20 जवान खोए हैं, तो भारतीय सेना ने चाइना को इतना सबक सिखाया होगा। और मैं कह रहा था जारी रखो, मैं तो ये भी नहीं कह रहा था रोक दो, क्योंकि मुझे पता है ग्राउंड पे भारतीय सेना पाकिस्तान में जाके मारेगी तो हमारे यहाँ कहा जाएगा कि पाकिस्तान के यहाँ तो आप पेड़ गिरा के आए हो केवल। चीन में जाके मारेगी तो यहाँ कहा जाएगा कि यहाँ तो चीन से तो एक भी लाश जाती हुई नहीं दिखी हमें। सेना क्या वीडियो कैमरा साथ में लेके जाएगी वीडियोग्राफी करने के लिए? रोहित, ये कोई वीडियो की जरूरत नहीं है, फिजिकल एनकाउंटर है। इस देश को, पूरे देश के हर नागरिक को भरोसा होना चाहिए। कारगिल एक फिजिकल एनकाउंटर था, 1971 वॉर एक फिजिकल एनकाउंटर में भारतीय सेना बहुत भारी पड़ती है, बिकॉज हम बहुत ट्रेंड है, बहुत प्रोफेशनल है, बहुत देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय सैनिक की आप जानता ही नहीं, आम आदमी भारतीय सोच नहीं सकता कि वो किस जज्बे से सैनिक बना है, किस तरह का, किस मिट्टी का बना है और उस मिट्टी को कैसे हम लोग ट्रेन करते हैं, ये आम आदमी नहीं सोच सकता साहब। ये सोचना भी
दुर्भाग्य होगा। चीन कह रहा 4-5, ये कोई मतलब नहीं है, क्रिकेट का मतलब नहीं है। उस दिन चीन को भारत ने एक सबक सिखाया है और वो सबक दूर तक गया है। और मेरा मानना यह है कि वो चीन को इस चंगुल से मत निकलने दो। मेरी अपनी, मैं आज भी ये कह रहा हूं, चीन एक चंगुल में फंसा है। उसने सोचा था कुछ, लेकिन भारतीय सेना ने जिस तरह से कार्रवाई की साहब, वो आज हल्का पड़ा हुआ है। उसको पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लीडरशिप फिर से समझे दोनों और उसका देशों के मैक्सिमम अधिकारी एडवांटेज दे। बातचीत की टेबल पर होंगे। क्या यह समझा जाए जो दबाव भारत ने बिल्ड किया है उसी दिशा में अब आगे कार्रवाई देखने को मिलेगी? और दूसरी बात, सेना कार्रवाई करने में सक्षम है, उस पर भरोसा रखना चाहिए। जनरल साहब कह रहे हैं, उसके बावजूद भरोसा क्यों नहीं होता? राजनीतिक पार्टियां सबूत मांगने लाइन लगाकर क्यों खड़ी हो जाती हैं? गौरव भाटिया, और सवाल यह है कि एक, सबूत मांगने की बीमारी कब खत्म होगी, पहला, और दूसरा, अभी आधा काम हुआ है, बाकी आधा बाकी है, जिसमें डेप्सांग और बाकी के हिस्से चीनी सेना से खाली कराए जाने हैं अभी। रोहित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आधा हुआ है। और डेप्सांग की केवल बात नहीं है, यह हॉट स्प्रिंग गोगरा की, मैं तो कहूंगा अभी 43,000 वर्ग किलोमीटर की जो जमीन चाचा नेहरू ने भेंट कर दी थी, वो भी हमारी ही हिस्सा है, अभिन्न अंग है भारत का, वो भी वापस लेनी है। और ये देश जानता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही वो वापस आएगी, यही हम आशा करते हैं। और हमारे पास वो सेना भी है। लेकिन आपने जो बड़ी बात कही वो मैं जरूर उठाना चाहूंगा। देखिए, आज जो गद्दार पार्टी के कुछ प्रवक्ता है वो गायब है। राहुल गांधी ने अभी कुछ ही दिन पहले क्या कहा था? उन्होंने कहा था गद्दारों ने भारत माता को चीर कर एक टुकड़ा चीन को दे दिया। मैं पार्टी दलगल राजनीति से ऊपर उठ के एक बात कहूंगा कि ठीक है, कोई टुकड़ा देगा नहीं, ठीक है, चाचा नेहरू से नहीं संभाला गया वो अलग बात है। लेकिन आप नरेंद्र मोदी जी के लिए ये शब्द कहते हैं। हुसैन दलवाई ने क्या कहा था आपको मालूम है रोहित जी? हुसैन दलवाई कांग्रेस के ही एमपी हैं। उन्होंने कहा था कि कोई चीनी सैनिक नहीं मारा गया। मेरे हाथ में एएनआई की रिपोर्ट है। तो मैं ये कहूंगा, आज जो एक्सपर्ट कह रहे हैं हमें उस बात पे जाना चाहिए। और ये जो फूफी हैं, रुदाली गैंग के लोग हैं जो रोते ही रहते हैं, इनका काम ही रोना है, देश को नीचा दिखाना है, इनको जनता जरूर सबक सिखा देगी। एक बात और कहूंगा, एक बड़ा बदलाव जो आया है, नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया है कि हमारे सैनिक के पास बुलेट प्रूफ जैकेट हो, राफेल जेट आ गए, अपाची और चिनूक आए, और जिस तरह से बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना है ये पहले कभी नहीं बना है। और ये जो है बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए कि हमारे वीर सैनिकों का सम्मान सरकार करती है, उनको खुला हाथ देती है और सेना अब अपना काम कर रही है। वरना आप 2008 याद करिए, मुंबई का हमला हुआ, तत्कालीन एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर ने कहा पाकिस्तान के दांत खट्टे कर देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे। मनमोहन सिंह जी ने उनको रजामंदी नहीं दी, ठीक है, उन्होंने हाँ नहीं बोला, तो वो अपना काम नहीं कर पाई। और बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि घुस के ठोको पाकिस्तान को, ठीक है, ठोका हमने। यही फर्क है नेतृत्व का। इसीलिए मैंने कहा नेतृत्व से बहुत फर्क पड़ता है। भदौरिया जी, ये सबूत मांगने की बीमारी कब जाएगी? देखिए, मुझे तो पता नहीं कौन सबूत मांगता है, लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ पे देश को विश्वास नहीं है। मैं बता रहा हूं ना, नहीं हमने तो मांगा नहीं, मांग रहे, कोई और मांग रहा था, इसलिए हमें पता नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूं, नहीं मांग रहे, कोई और मांग रहा था, जो मांग रहा है उसको जवाब दे दिया जाए। लेकिन वो बन के थोड़ी बैठ गए कि आप आंख नाक कान सब बंद कर लिया आपने, कि आपको पता ही नहीं कौन मांग रहा है। आपको भी लानत कर देनी चाहिए उनके जो मांग रहे थे। फिर नहीं, लेकिन सवाल, या डरते हैं उनसे? लेकिन सवाल है, नहीं, लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता, सुन तो लीजिए, लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इतना झूठ बोलती है कि उसके झूठ पे इतना झूठ बोल चुकी है देश के साथ। इनसे पूछो कितना झूठ भारतीय जनता पार्टी ने बोला है। शुरू से लेकर आज तक झूठ ही तो बोला है। जो वादे इन्होंने आप तक किए थे, एक भी उसमें से पूरा किया हो तो बताओ, एक भी पूरा किया हो। मैं छोड़ो आप, एक भी, माने हम तो कहते हैं कि
1% भी कर दिया होता तो मैं मानता। तो झूठ पे देश को विश्वास नहीं है, इसलिए देश की आर्मी पे विश्वास है, देश की सेना जब कहती है, जनरल साहब जब कह रहे थे तो जनरल साहब की बात में हमें विश्वास है। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, जो 2 करोड़ रोजगार इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने बोला था हम आएंगे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, इन्होंने नहीं किया, -24 की जीडीपी हो गई। इन्होंने बोला मैं किया नहीं, इन्होंने मैं बता रहा हूं ना, इन्होंने किया नहीं, इन्होंने बोला था महिलाओं पे अत्याचार खत्म हो जाएगा, जो रोक नहीं पाए। अत्याचार पे बहस होती है, पेट्रोल डीजल पे बहस होती है, आपकी पार्टी आपको नहीं भेजती, मैं क्या करूं सर? आज उन्होंने कहा कि चीन का एक्सपोर्ट हो रहा है, ये आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे रोजगार दो। मैं पूछ रहा हूँ, चीन पे राजनीति करने दे, बात करेंगे आप लोग कम से कम सीमाओं के मसलों पे, सेनाओं के मसलों पे एक साथ खड़े हुए दिखा कीजिए। आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे को तो रोजगार चाहिए। भाई जिस मुद्दे पे बात करना है उस पे तो बोलिए। लेकिन झूठ बोलने की जो जिस मुद्दे पर बात करना है उस पर तो बोलिए महाराज, कि हर जगह झूठ बोलती है, इसलिए देश को अभी आप चीन पे कह रहे थे, चीन पे जनरल साहब ने कह दिया तो आप कह रहे हैं मैं जनरल साहब की बात को सही मानता हूं। जनरल साहब ने आपकी बात को झुठला दिया। मैं हस्तक्षेप करूंगा, पेट्रोलिंग वाला जो सवाल आपने उठाया था, नहीं जनरल साहब ने जो बोला, जनरल तो उनकी बात का अर्थ यह है कि आप गलत बोल रहे थे पेट्रोलिंग को लेकर। बिल्कुल सही बोला, लेकिन उनकी बात का अर्थ यह है कि आप पेट्रोलिंग को लेकर गलत बोल रहे थे। चाहूंगा ये बात बार बार भारत की तरफ से साफ कर दी गई सवाल कि जब तक ये मामला चल रहा है, दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगह नहीं पहुंच जाएंगी, तब तक ना वो इधर आएंगे ना हम उधर जाएंगे। तो आपने ये कैसे तय कर लिया कि भारतीय सेना का पेट्रोलिंग राइट छीन गया? मैंने पूछा, अरे एक मिनट मैंने पूछा क्या था सवाल? मैंने पूछा था फिंगर 3 से फिंगर 8 तक क्या पेट्रोलिंग हो रही है, भारतीय सेना कर पाएगी या नहीं? जो नहीं बता जनरल साहब ने बताया कर पाएगी या नहीं, आपको समझ में आया या नहीं? हो रही है कि नहीं हो रही है? मैंने नहीं मैंने कहा हो रही है कि नहीं, इसका जवाब बीजेपी दे दे। आप शब्दों को तोड़िए नहीं, मुझे तो पता था कि दोबारा हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है, अभी गाड़ी लेके वहीं से चले आ रहे हैं। वो तो मुझे आप फिंगर हो रही है कि नहीं हो रही है, बस जा रहे थे पेट्रोलिंग पे निकल गए थे, बहुत सही वापस बुला लिया गया। नहीं उन्होंने सही, उन्होंने जो बोला उनकी बात से सहमत हूं मैं। उन्होंने जवाब सही दिया, लेकिन जाएंगे कहां हमसे? को नहीं पता था कि हो रही है कि नहीं हो रही है। आखिर बात क्या है? असहमत होकर मुंह कहां दिखाएंगे? अभी तक तो सेना के पीछे छुपा रहे हैं का जवाब तो कि नहीं हम तो सेना के साथ हैं, लेकिन सबूत हमें दिखा दो पहले। अफसोस की बात है कि अनुराग भदौरिया इस बात का है कि विपक्ष का जवाब सेना सही देती है, बीजेपी झूठ देती है। सेना की बात आती है, बीजेपी को जवाब भी पता नहीं होता है। कम राजनीति करने से सही बता रही है देश। मेरा सवाल नहीं, जनरल साहब से ले रहा हूं, सेना देश को सही जवाब देती है, बीजेपी देश को जवाब नहीं दे पाती है। ये अफसोस की बात है। मैंने तो बोला कि सेना ने सही जवाब दिया, बीजेपी जवाब नहीं दे पा रही है। ये चिंता की बात है देश के लिए। आप लोग केवल राजनीतिक बयानबाजी करेंगे दोनों, और अर्थ का अनर्थ होगा। बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं जरा कुलकर्णी साहब से फिर पूछूं, कुलकर्णी साहब पेट्रोलिंग रोज होती है क्या? डेली होती है क्या? ये रोज अफेयर है? नहीं, पेट्रोलिंग जब भी करना चाहते हैं पेट्रोलिंग होती है। मेरे सवाल को क्यों घुमा रहे हैं आप रोहित जी? आपने कहा पेट्रोलिंग हो रही है नहीं, उसका मतलब उन्होंने आपको बता दिया कि जब तक दोनों सेनाएं वापस जा रही हैं अपनी अपनी चौकियों पर, तब तक दोनों में से कोई भी पेट्रोलिंग के लिए नहीं आएगा। इसका मतलब समझे आप? बिल्कुल सही, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं पता है, बीजेपी को नहीं पता है। यह चिंता की बात है। आर्मी के सेना ने, आर्मी के ऑफिसर जो बैठे हमारे रिस्पेक्ट, उन्होंने जवाब दिया, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं दे पाए। मैंने उनसे यही सवाल तो पूछा था, हो रही कि नहीं हो रही है? बात है। मैंने पूछा था पीपी 14 क्या है, मैंने कहा पीपी 15 पॉइंट क्या है, मैंने कहा पीपी 17 पॉइंट क्या है, बता दें बीजेपी के प्रवक्ता। पीपी का 14 कहां पे है, पीपी 15 कहां पे है, पीपी 17 कहां पे है? जवाब दे दें, नहीं दे पाएंगे। बोलिए फटाफट से, अब लड़िएगा मत दोनों आपस में, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बताएं पीपी 17 कहां है? अब रुक जाइए ना, आप तो ऐसे बताते हैं जैसे पीपी 17 से आप गाड़ी उतार के लाए। ऐसा है रोहित जी, आप चुप करा दीजिए। बोले गौरव भाटिया जवाब दीजिए। अरे हम गाड़ी उतार के नहीं लाए, मालूम तो है। अरे सर प्लीज देखिए रोहित जी, अब तो शांत कराइए जनरेटर को भाई। हाँ देखिए, ऐसा है कि जो मृत्यु है उससे लड़ा नहीं जा सकता, और हमारी शान के खिलाफ है कि गद्दारों से लड़े। और क्यों मैं कह रहा हूं मैं बताता हूं। पुलवामा का हमला हुआ, राम गोपाल यादव जी का बयान है, उन्होंने कहा जवानों को मार दिया वोटों के लिए। अब जिस पार्टी की सोच इतनी घिनौनी, गंदी, जहरीली हो, उसके प्रवक्ता के प्रश्न का उत्तर क्या मैं दूंगा? बिल्कुल, मैं इतना ही की सोच इतनी गंदी हो कि वो झूठ बोलता हो बैठ के, जिसको गलवान का आइडिया ना हो, आर्मी का आइडिया ना हो, पीपी पॉइंट जानता ना हो, वो उसको पता नहीं हो कि हमारी वैली कितनी देश में है, कितनी चाइना के पास है या नहीं। हमने जो पूछा जवाब नहीं है। किसानों का चुराया हुआ डीजल कहां पे है, जनरेटर में डालते हो, पीपी 17 कहां पे है? तुम्हें कुछ भी पता है? बस वही बोल बोल के अपने आप
तो अच्छा, खुश करते रहो, इनसे लेकिन जवाब रोहित जी नहीं मेरी है। चर्चा मत जवाब कराइए, नहीं हमारी है। शान जब- के जब- खिलाफ जब है। जो कैलाश अनपढ़ रेंज को गवार बता है रहा ये कैलाश ये रेंज को नहीं जो बता बता रहा हो डीएसडीबीओ कि क्या वहाँ है पे बता सेना नहीं का कब्जा पाएंगे, था, कैलाश ये रेंज बता हमारे नहीं पास पाएंगे। है और देश की आर्मी रोहित उस पे जी, जाती है प्लीज, जब जरूरत पड़ती है वहां क्यों पे मुझे- जब चाइनीज मैं सेना अपना स्तर चाइनीज अगर सेना गिराऊंगा जब वहाँ और पे ये पहुंची उठाएंगे थी, तो भी हमने नहीं मिल कैलाश रेंज पाएंगे। पे अपनी आर्मी भेजी थी। मैं अपना स्तर कैलाश रेंज गिराऊंगा से और ये आर्मी उठाएंगे तो मार भी कर नहीं मिल सकती है पाएंगे। चाइना के ऊपर में। शायद इनको- आपको मालूम नहीं है कैलाश रेंज इनको कहाँ पे है। वर्बल आपको ये डायरिया नहीं है। पता है नॉर्थ आपका में ज्ञान साउथ पता में मानसिक अलग है। तौर से आप इनका ये नहीं याद पता कुलकर्णी साहब के नॉर्थ पास किधर जा रहा है, हूं। कुलकर्णी साउथ साहब, किधर है। कल से गलवान बातचीत घाटी अगले दौर की शुरू हो रही है दोनों सेनाओं के बीच में। दोनों अधिकारी बैठे हैं। भदौरिया जी प्लीज, अब हो गया, ओके चलिए आवाज डाउन करें, आवाज डाउन, ओके। कुलकर्णी साहब, कल से बातचीत शुरू हो रही है, क्या ये मानकर चलें कि जो परिस्थिति अभी बनी है वो चीन पर एक दबाव है और उस दबाव का भारत को अब लाभ लेने का मौका है? बिल्कुल कोई शक नहीं रोहित कि जिस तरीके से अभी तक डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस रहा है, जिसमें चीन ने जो कार्रवाई करनी थी उसने की है, वो उसको वेरीफाई किया गया है और उस वेरिफिकेशन के बाद अब 48 घंटे के अंदर दोनों देश के मिलिट्री कमांडर्स मिल रहे हैं। इसका मतलब कि फेज 1 जो है वो सक्सेसफुल रहा है, इसके फेज 2 में गए। अब फेज 2 में जब बातचीत होगी, जैसे हॉट स्प्रिंग हुआ, गोगरा हुआ, अपने दिप्सांग एरिया है, अब उसके ऊपर बातचीत होगी। धीरे धीरे करके ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उम्मीद करते हैं, सब कुछ उम्मीद के ऊपर टिका है। चीन के ऊपर विश्वास करना तो बहुत मुश्किल है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि चीन का आज तक का जो रवैया रहा है पीठ पीछे छुरी घुपने का रहा है। उसने आज तक कोई भी किसी भी एग्रीमेंट को माना ही नहीं है, इसलिए तो ये इतना सब कुछ तांडव मच के बैठा हुआ है। तो इस बात से बचने के लिए जरूर दोनों देशों के बीच अब बातचीत होगी। इसमें ये कहना जीत है हार है ऐसे नहीं, ये प्रक्रिया है, ये म्यूचुअली एक्सेप्टेबल प्रक्रिया है। दोनों जब बैठेंगे अब अगली प्रक्रिया के ऊपर चलेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकी जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं वहां पर भी डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा और उम्मीद कर सकते हैं कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो है एलएसी के ऊपर होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इतना सब कुछ हुआ है, अब बॉर्डर रेजोल्यूशन बहुत जरूरी है। अगर दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे होने हैं तो एलएसी के ऊपर पीस यानी कि बिल्कुल शांत होना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन दयाल साहब, गौरव भाटिया तो कह रहे हैं 43,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका भारत की तरफ से गिफ्ट दे दिया गया था चीन को, हम तो उसको भी वापस लेना चाहते हैं। क्या ये सही मौका है भारत की तरफ से दबाव बढ़ाने का? देखिए बिल्कुल रोहित, ये सही मौका है। मैं समझता हूं कि ये पहले तो एलएसी को स्टेबलाइज कीजिए ना, पहले तो सही मौका है कि 1993 1996 की जो ट्रीटी थी उसका एक बार स्टेटस को कीजिए और ईस्ट लद्दाख के जो आज तक चाइना ने मैप्स एक्सचेंज नहीं किए, मैप्स एक्सचेंज कराइए। और मैं समझता हूं डेप्सोंग से उसको जितना भी, अगर वो डेप्सोंग की जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स अगर उसमें इंट्रूजन है और वो उसमें हमें पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहा था, तो उस स्टेटस को पहले आप रिजॉल्व कीजिए। जब आप स्टेटस को कर लेते हैं 1 अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को अगर आप ले आते हो, उसके बाद मैं समझता हूं भारत को अब मौका है, भारत का और क्वाड और बाकी जितने भी परिश्रम है हमारे चाइना के साथ, हमें कोई पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे सॉफ्ट पैडलिंग की आवश्यकता नहीं है। तीनों सिनर्जी जब होगी, पॉलिटिकल, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लीडरशिप की, और एक हार्ड स्टांस, चाइना सिर्फ एक हार्ड स्टांस समझता है। ये अगर आप जनरल कुलकर्णी साहब हम जैसों कभी बैठ के बात करोगे तो पता लगेगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले इनका पास्ट जो है वो सिर्फ एक बात समझता है, स्ट्रॉन्ग। जब आप चाइनीज पे स्ट्रॉन्ग जवाब दोगे चाइना विड्रॉ करेगा, जब आप सॉफ्ट होगे चाइना आपको एग्रेसिव। एक रोहित और छोटी सी बात कहना चाहता हूं, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को आप बोलने दीजिए, कहने दीजिए, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको और आपके जरिए सबको बताना चाहता हूं। काफी लोग मीडिया पे काफी कुछ कहते हैं, लेकिन मीडिया का इस बार एक रोल आपको मानना पड़ेगा कि पूरे भारत को जागरूक कर दिया हमारी सरजमी के लिए, और ये हमारी सब पे जिम्मेवारी बढ़ा दी है कि भारत का 1 इंच भी अगर कभी गया तो हमारा जो मीडिया है वो उसको इतना मतलब उसको इतना उजागर करेगा, इतना दर्शाएगा कि कोई भी देश, आज जो पार्लियामेंट को काम करना चाहिए था चाइना पे प्रेशर डालने का, वो मीडिया ने काम किया है। मीडिया ने लगातार पिछले 10 महीने में किसी ने कुछ बोला, क्या बोला, सैटेलाइट की तस्वीरें हमने तब भी दिखाई जब यह आरोप लगा कि चीन देखिए भारत के इलाके में अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहा है। सैटेलाइट की तस्वीरें हम अब भी दिखा रहे हैं जब वो सारे के सारे कंस्ट्रक्शन ध्वस्त हो रहे हैं और चीन को अपनी सेनाओं को अपने साजो सामान के साथ वापस उठाकर ले जाना पड़ा।